बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर हम लोग टेट थ्योरी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। हम लोग खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज हम लोग इसी तरीके की प्रैक्टिस करते रहेंगे जिसमें हमें एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अब हम लोग चालू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि एक मशीन के चलते समय यदि कोई समस्या खड़ी हो जाए, मान लीजिए मशीन रनिंग पोजीशन में है, उसके बाद अचानक कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, तो कह रहा है हमें क्या करना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो ऑप्शन इसमें क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कि हमें चिल्लाना चाहिए कि मशीन खराब हो गई या मशीन रनिंग पोजीशन में गड़बड़ हो गई, हल्ला मचाना चाहिए, शोर मचाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पैनल चलावें, इलेक्ट्रिक पैनल को ऑन कर दें। तीसरा कह रहा है कि सीनियर को बुला लाना चाहिए तुरंत कि देखो भाई मशीन क्या हो गया, है ना। चौथा कह रहा है कि सामने दिया लाल बटन दबाएं। तो देखिए हर एक मशीन में एक इमरजेंसी बटन लगी होती है, ठीक है ना, और वो रेड कलर से होती है और वो अन्य जो बटनें होती है उनकी अपेक्षा वो बड़ी होती है, ठीक है ना। तो अगर जब मशीन चल रही हो, रनिंग पोजीशन में आ जाए, रनिंग पोजीशन में कार्य कर रही हो, अचानक कोई समस्या खड़ी हो जाए, प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, तो सबसे पहले आदमी को इमरजेंसी में घूसा मार देना चाहिए, ठीक है ना। इमरजेंसी में तुरंत घूसा मार दो जिससे तुरंत मशीन पहले बंद हो जाए। फिर देखो उसमें क्या कमी आई, कहाँ टूटा, क्या जॉब खराब हुआ, उसके बाद देखो। तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, सबसे पहले इमरजेंसी बटन लगाया जाता है, वो लाल कलर का होता है और वो अन्य बटनों की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है, तो उस पर तुरंत घूसा जोर से मार देना चाहिए। तो आंसर क्या है, सामने दिया गया जो लाल बटन है उसको सबसे पहले दबा देना चाहिए जिससे मशीन खड़ी हो जाए। उसके बाद जो अपना करना हो उसके बाद अपना डिसीजन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस सबसे निम्न परिमाण को किस मापक यंत्र द्वारा सही मापा जाए तो उसे क्या कहते हैं। फिर से सुन लो, जिस सबसे निम्न परिमाण को किसी मापक यंत्र द्वारा सही मापा जाए तो उसे क्या कहते हैं। उसे लीस्ट काउंट कहते हैं, दूसरा उसे स्मॉल काउंट कहते हैं, तीसरा उसे पैरेललेक्स काउंट कहते हैं और चौथा कि उसे डिवाइस काउंट कहते हैं। क्वेश्चन 2 बार 3 बार जरूर पढ़ा करो जिससे पूरी चीजें क्लियर हो जाए। फिर क्वेश्चन देखो, जिस सबसे निम्न परिमाण को किसी मापक यंत्र द्वारा नापा जाए या मापा जाए उसे क्या कहते हैं। निम्न माने अल्प, ठीक है ना। अल्प परिमाण को किसी मापक यंत्र द्वारा सही मापा जाए उसे क्या कहते हैं। तो अल्प परिमाण के द्वारा किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई चीज नापी जाती है तो उसे अल्पतमांक या लीस्ट काउंट कहते हैं, ठीक है ना। निम्न परिमाण माने अल्प माप, है ना, लीस्ट काउंट। तो उसे क्या कहते हैं, जिस सबसे निम्न परिमाण को किसी मापक यंत्र द्वारा सही मापा जाए उसे लीस्ट काउंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर बाहरी की निम्नवत काउंट क्या होती है। बाहरी माने आउटसाइड माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर बाहरी माने आउटसाइड माइक्रोमीटर की निम्नवत माने निम्न माने अल्प, है ना। अल्प काउंट जो है उसे क्या कहते हैं, या लीस्ट काउंट को, लीस्ट काउंट है वो क्या है। माइक्रोमीटर बाहरी की निम्नवत काउंट है, लीस्ट काउंट है, क्या है माइक्रोमीटर की पूछ रहा है। 0.01 mm, दूसरा है 0.001 mm, तीसरा है 0.02 mm और नेक्स्ट है 0.01 mm। तो माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट क्या होती है, 0.01 mm, किसमें, मीट्रिक में, और जबकि ब्रिटिश में होती है 0.001 इंच होती है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें सारे मिलीमीटर में दिया है तो क्या होगी 0.01 mm, ठीक है। ये पहला वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राई स्क्वायर का मुख्य प्रयोग है। ट्राई स्क्वायर का मुख्य प्रयोग क्या होता है
ऑप्शन दे रखा है कि फ्लैटनेस को चेक करना होता है, दूसरा दिया है स्क्वायरनेस को चेक करना, तीसरा दिया है कि जो लंबाई या लेंथ है उसको जांचना, चौथा दिया है कि डायामीटर माने व्यास को चेक करना। तो ट्राई स्क्वायर ये तो बेसिक चीजें हैं, हम लोग खूब प्रैक्टिस करते हैं। तो ट्राई स्क्वायर का कार्य क्या होता है? स्क्वायरनेस को चेक करना है ना, माने किसी जाप को संपूर्ण पर चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाफ्ट शोल्डर का संयोजन है। शाफ्ट शोल्डर किसका संयोजन है, कितना कितना परसेंट संयोजन में है? तो कह रहा है कि शीशा या टिन सॉरी शीशा 37%, जबकि टिन 63%। दूसरा ऑप्शन है कि शीशा उसमें 50% होता है और टिन भी 50% होती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है शीशा जो है 63% और टिन 37, इसका अपोजिट है ना। और चौथा कह रहा है कि शीशा 60% और टिन 40%। तो शाफ्ट शोल्डर है ना, शाफ्ट शोल्डर का जो संयोजन है तो वो किसके साथ होता है? लेड और टिन का संयोजन है ना। पहले तो ये क्लियर हो जाए, शाफ्ट शोल्डर किसको मिलके बनाया जाता है? टिन और लेड को, है ना। तो उसमें लेड कितना होता है? 37% होता है, जबकि टिन 63% होता है। तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन है ये शीशा और टिन ये सही है ना। शाफ्ट शोल्डर क्या है? ये कच्चा धागा की तरह होता है, कच्चा टाका की तरह होता है। ये ज्यादा हीट करने पर खुल जाता है। और ये कितने टेम्परेचर पर, मेल्टिंग टेम्परेचर इसका कितना होता है? लगभग 205 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 150-300 के बीच में, ठीक है ना। तो ये आपका शाफ्ट शोल्डर जो कि कच्चे अगर टाके लगाने हो, पतली पतली सीटों में या तारों में, इनमें अगर टाके लगाने होते हैं तो शाफ्ट शोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो वो किसका संयोजन है? वो टिन और लेड का संयोजन है। उसमें लेड जो होता है वो 37%, जबकि टिन जो है 63% होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रफ कार्यों के लिए रेती किस प्रकार की प्रयोग की जाती है। ऑप्शन दे रखा है सिंगल कट में रफ कार्यों के लिए रेती किस प्रकार की प्रयोग की जाती है? सिंगल कट प्रयोग की जाती है कि डबल कट कि स्मूथ फाइल कि इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए रफ कार्यों के लिए हम लोग कौन सी रेती प्रयोग करते हैं। देखिए सिंगल कट में क्या होता है? सिंगल कट जो फाइलें होती हैं वो सॉफ्ट मटेरियल को काटने के लिए की जाती हैं। वो बहुत कम धातु को काटती हैं और मुलायम अगर धातु है उसी के लिए सिंगल कट, जैसे तांबा, पीतल, ये सारी चीजें जितने सॉफ्ट मटेरियल है इनको काटने के लिए सिंगल कट फाइल का उपयोग किया जाता है। और डबल कट फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है? डबल कट फाइल का उपयोग जो थोड़ा हार्ड, मतलब जो अधिक मटेरियल काटती है। डबल कट क्या होती है? वो डबल कट जो होती है उसमें दोहरे कट दांते कटे होते हैं, ठीक है ना। एक को कहते हैं उसमें से अपर कट, है ना, और दूसरा कहते हैं ओवर कट, ठीक है ना। ओवर कट क्या होता है? ओवर कट में 60 डिग्री पर दांते कटे होते हैं, जबकि अपर कट में 75 से 80 डिग्री के बीच में दांते कटे होते हैं। तो ये हो गया तो डबल कट, है ना। तो डबल कट के द्वारा हम रफ कार्यों के लिए धातु को अधिक से अधिक काट सकते हैं, इसलिए रफ कार्यों में भी डबल कट प्रयोग की जाती है। जबकि स्मूथ फाइल का प्रयोग भी मालूम है कि जो आपको फिनिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत कम मटेरियल काटता है। तो रफ कट ये पूछ रहा है रफ कार्यों के लिए, तो डबल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनत्व का फार्मूला क्या होता है। घनत्व का सूत्र क्या है? द्रव्यमान बटे क्षेत्र, या द्रव्यमान अपान बल, या आयतन अपान क्षेत्रफल, या द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ये तो आपको मालूम होगा कि घनत्व का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। फिर लास्ट क्वेश्चन ये है कि वाइस की बॉडी बनी होती है। वाइस जो होती है जिस पर हम लोग काम करते हैं, जो आपको क्लैंप करते हैं, होल्ड करते हैं,
उसकी बॉडी किस मटेरियल की बनी होती है। कह रहा है कास्ट आयरन की बनी होती है, दूसरा कह रहा है कास्ट स्टील की बनी होती है, तीसरा कह रहा है माइल्ड स्टील की बनी होती है, चौथा कह रहा है क्रोमियम स्टील की बनी होती है। तो प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से दो बार जरूर प्रश्न पढ़ो, जिससे हमारा उसका सेंस क्या निकलना है वो हमारा क्लियर होता रहे। तो 22 की बॉडी किस चीज़ की बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। तो बॉडी जो है 22 की कास्ट आयरन की बनी होती है। तो ये आपके कुछ प्रश्न हो गए। इसके बाद हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूछ रहा है धातु का यांत्रिक गुण कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है चुंबकत्व माने मैग्नेटिक जो गुण है वो यांत्रिक गुण कहलाता है। दूसरा कह रहा भार माने उसका वजन वेट, ये यांत्रिक गुण है। तीसरा कह रहा रंग या कलर, ये यांत्रिक गुण है। कि चौथा कह रहा टफनेस और बिटरनेस, कि ये यांत्रिक गुण है। तो धातु का यांत्रिक गुण कौन है। देखो भौतिक गुण क्या होते हैं, जो उसके प्राकृतिक गुण होते हैं उसी को भौतिक गुण कहते हैं। वो कैसे, वो उसके रंग से या उसको छूने से ही हमें पता लग जाता है कि ये धातु कैसी है। जैसे उसके रंग से सोना पीला होता है ना, सोना सुनहरा होता है, चांदी सफेद होती है, तो ये सब उसको देखने से रंग से पता लग जाता है ना। और अब मैग्नेटिक है, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक गुण है। उसका वजन छूने से पता लग गया। लोहे को हम लोग कैसे चेक कर लेते हैं, ये कौन सा मटेरियल, इसको गिराया नीचे छन्न की आवाज, इससे आइडिया लगा लेते हैं किस चीज का मटेरियल है। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये रंग कलर और मैग्नेटिक, पारदर्शी है या अपारदर्शी है ना। इस सब चीजें जो प्राकृतिक गुण होते हैं वो भौतिक गुण कहलाता है। तो यांत्रिक गुण कौन से हैं, तो ये चुंबकत्व ये भौतिक गुण हो गया, भार भी भौतिक गुण हो गया, रंग भी भौतिक गुण है। ये टफनेस और बिटरनेस ये जो गुण है ये उसका यांत्रिक गुण है। क्योंकि टफनेस से क्या होता है, टफनेस से उससे पतले पतले तार वगैरह बनाए जा सकते हैं ना, उसमें अगर टफनेस का गुण है। ठीक है ना। दूसरा बिटरनेस, बिटरनेस क्या होती है, बिटरनेस में मान लीजिए अगर जरा सा झटका लगा तो क्या है, चूर चूर होके टूट जाएगी, है ना। जैसे शीशे में ये गुण सबसे अधिक बिटरनेस का गुण पाया जाता है। तो ये क्या है, ये यांत्रिक गुण है। तो धातु का यांत्रिक गुण कौन से हैं, टफनेस व बिटरनेस, ये जो है ये इसके धातु के यांत्रिक गुण हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फास्फोरस ब्रोंज में तांबा कितना होता है। तो फास्फोरस ब्रोंज में तांबा कितना होता है, 20% होता है कि 50% होता है कि 93 होता है कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फास्फोरस ब्रोंज जो होता है उसमें तांबा कितना होता है, 93% तांबा होता है, और जबकि 6% जो है वो टीन होती है और 1% जो है वो फास्फोरस होता है। ठीक है ना। तो पूछ रहा था फास्फोरस ब्रोंज में तांबा कितना होता है, तो हमने बताया कि 93% जो है वो तांबा होता है, 6% टीन होती है और 1% जो होता है वो फास्फोरस होता है, फास्फोरस ब्रोंज में बनाने के लिए। ठीक है ना। तो 93% उसमें तांबा होता है, कॉपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्साइट से बनाया जाता है। बॉक्साइट के द्वारा क्या क्या बनाया जा सकता है, निकल बनाते हैं, कि कौन सा धातु बनाते हैं, एल्युमिनियम बनाते हैं, कि सिल्वर बनाते हैं, कि जिंक बनाते हैं। तो फास्फोरस से हम एल्युमिनियम को बनाते हैं। ठीक है ना, इसमें आ जाएगा इस प्रश्न के अनुसार एल्युमिनियम बनाया जाता है। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैल्वेनाइजिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनाइजिंग के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है टीन का प्रयोग किया जाता है, कि शीशे का लेड का प्रयोग करते हो, कि जस्ते का प्रयोग करते हो, कि अभ्रक का। तो गैल्वेनाइजिंग के लिए क्या होता है, हम लोग जस्ते की कोटिंग करते हैं। गैल्वेनाइजिंग शीटें क्या होती हैं, ये लोहे की शीटें होती हैं, लेकिन क्या कर देते हैं उस पे हम जस्ते की कोटिंग कर देते हैं, है ना। जस्ते की कोटिंग कर देते हैं। ये क्यों की जाती है, इससे जंग नहीं लगती, है ना, नमी आदि का प्रभाव कम हो जाता है, जंग नहीं लगती, इसलिए जस्ते की कोटिंग की जाती है। तो गैल्वेनाइजिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जस्ते का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है कि गन मेटल किन धातुओं का एलॉय है।
गन मेटल जो बनाया जाता है वो किन मेटल से बनाया जाता है, किन किन मटेरियल से बनाया जाता है। तो कह रहा है कि तांबा और जिंक के द्वारा गन मेटल को तैयार किया जाता है। दूसरा कि सीसा और जिंक जो है वो तांबे का गन मेटल का एलॉय है। कि टिन और जिंक ये सीसा और जिंक एलॉय है, कि टिन और जिंक एलॉय है, कि तांबा टिन और जिंक ये गन मेटल का एलॉय है। तो क्या है, गन मेटल का कौन सा एलॉय है, तांबा टिन और जिंक ये गन मेटल का एलॉय है। क्योंकि इसमें 88% जो 88% जो होता है वो क्या होता है, तांबा होता है, जबकि 10% जो होता है वो टिन होती है और 2% जो है जिंक होती है। तो अगर आ जाए प्रश्न कि गन मेटल किन धातुओं से मिलकर बना है, किसका एलॉय है, तो क्या होगा, तांबा टिन और जिंक। कितना कितना परसेंट है, 88% उसमें तांबा होता है, 10% टिन होता है और 2% जो है जिंक होता है। तो ये किसका एलॉय है, गन मेटल का एलॉय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी चादर पर कलई की परत चढ़ी होती है। कलई की परत किस चादर पर चढ़ी होती है। ऑप्शन है कि पीतल की चादर में हम कलई की परत चढ़ाते हैं, कि जस्ते की चादर में, कि काली चादर में, कि टिन की चादर में। तो हमें मालूम है चादर कलई की चादर किस पे चलती है, कलई माने टिन, है ना। टिनिंग की चादर, टिन की चादर जो होती है उस पे कोटिंग की जाती है, टिनिंग की जाती है ना। तो टिन की चादर पर कलई की परत चढ़ी होती है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि बाहरी गोलाई काटने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है। बाहर को हमें अगर गोलाई में काटना है, रेडियस में काटना है, तो हम कौन सी टूल्स का प्रयोग करेंगे। कह रहा हैंड हेक्सा के द्वारा हम बाहरी गोलाई किसी सीट की बना सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि स्टेट स्निप की सहायता से बना सकते हैं। तीसरा कह रहा है शेयरिंग मशीन के द्वारा हम उसकी गोलाई बना सकते हैं। कि चौथा कह रहा है बैंड स्निप की सहायता से। तो देखिए स्निप क्या है, स्निप एक प्रकार की कैंची होती है। तो ये कह रहा बाहरी गोलाई काटने के लिए हम स्निप का प्रयोग करते हैं। अब स्निप कौन सी, स्निप दो प्रकार की होती है, एक होती स्टेट स्निप और एक होती बैंड स्निप। तो बाहरी गोलाई अगर काटनी है तो हम स्टेट स्निप का प्रयोग करके बाहरी गोलाई को काटते हैं, है ना। स्निप माने कैंची, बाहरी गोलाई काटने के लिए स्टेट स्निप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील एक्वायर का आकार कैसा होता है। स्टील एक्वायर देखा होगा, उसका आकार शेप कैसा होता है। कह रहा है एल आकार होता है, कि सी शेप में बना होता है, कि टी शेप में बना होता है, कि डी शेप में बना होता है। तो स्टील जो एक्वायर होता है वो किस शेप में बना होता है, वो एल आकार में अर्थात एल शेप में बना होता है। स्टील एक्वायर एल शेप में बना होता है। तो ये आपके कुछ प्रश्न हो गए। इसके अलावा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि लेथ के किस भाग में ड्रिल को पकड़ा जाता है। लेथ मशीन में ड्रिलिंग ऑपरेशन जब हम करते हैं तो ड्रिल को किस पार्ट में हम लोग पकड़ते हैं। ऑप्शन दे रखा है कि हेड स्टॉक में ड्रिल को पकड़कर हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। दूसरा दे रखा है कि टूल पोस्ट में हम ड्रिल को पकड़ते हैं। तीसरा दे रखा है कि टेल स्टॉक में पकड़ते हैं। चौथा दे रखा है कि उपरोक्त सभी में हम ड्रिल को पकड़कर हम ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए हेड स्टॉक क्या होता है, हेड स्टॉक हमारे बाईं ओर होता है, जिधर हम खड़े होते हैं ऑपरेट करने के लिए मशीन, उसके बाईं ओर हमारे हेड स्टॉक होता है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें हम जाग को पकड़ते हैं। उसमें चक वगैरह बंधा होता है या फेस प्लेट या सेंटर कुछ भी बांधकर हम जाग को पकड़ते हैं। तो हेड स्टॉक में जाग को पकड़ा जाता है। दूसरा है टूल पोस्ट। टूल पोस्ट में भी हम क्या करते हैं, टूल को पकड़कर टर्निंग ऑपरेशन, फेसिंग ऑपरेशन, स्टेप टर्निंग, अन्य जो टूल से संबंधित हैं वो कटिंग ऑपरेशन जो है टूल से हम लगाकर और टूल पोस्ट में लगाकर और टर्निंग करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट टेल स्टॉक।
टेल स्टॉक क्या है, हमारे राइट हैंड साइड में, हेड स्टॉक लेफ्ट हैंड साइड और टेल स्टॉक राइट हैंड साइड होता है। तो राइट हैंड साइड टेल स्टॉक होता है। टेल स्टॉक में एक स्पेंडिल लगा होता है, स्पेंडिल में मोर्स टेपर बना होता है, जिसमें हम ड्रिल चक को या स्लीप में ड्रिल को पकड़कर ड्रिलिंग ऑपरेशन या टैपिंग, रीमिंग आदि ऑपरेशन करते हैं। ठीक है ना। तो है लेथ के किस भाग में ड्रिल को पकड़ा जाता है, तो टेल स्टॉक में ड्रिल को पकड़कर हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है। ऑप्शन है कि रफ टर्निंग में साइड कटिंग टूल का प्रयोग करते हो। दूसरा है कि फिनिश जब हम जॉब को करते हैं तब हम साइड कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि जब स्मूथिंग, जब जॉब को बहुत स्मूथली बनाना होता है ना, बहुत चिकना फिनिश, तब हम इसको साइड कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं। या उपरोक्त में से कोई भी नहीं, चारों ऑप्शन हमारे रॉन्ग है। तो साइड कटिंग टूल का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब हमें जॉब रफ पोजीशन में बनाना हो, अधिक से अधिक माल को काटना हो, तब हम साइड कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं लेथ मशीन में। तो रफ टर्निंग के लिए हम साइड कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि अधिक से अधिक मैक्सिमम कट हम लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से चक्र के जा रिवर्सिबल होते हैं, है ना। मतलब लेथ मशीन में जो जास हमारे बांधे जाते हैं उसमें कौन से जा रिवर्सिबल होते हैं। जैसे नंबर 1 दे रखा ऑप्शन 3 जा चक्र, दूसरा दे रखा है 4 जा चक्र, तीसरा दे रखा है टेल स्टॉक और चौथा दे रखा है हेड स्टॉक। अब इसको समझते हैं कौन से चक्र के जा रिवर्सिबल होते हैं। देखिए 3 जा चक्र जो होता है उसमें क्या है, हम जब एक में चक्की लगाते हैं, एक चक्र में की लगाते हैं, तो क्या होता है तीनों जास हमारे साथ खुलने लगते हैं और तीनों जास हमारे साथ बंद होते हैं। ठीक है ना। तो वो हमारे रिवर्सिबल नहीं किए जा सकते। ठीक है ना। जो भी है एक ही पोजीशन में है, तो जास हमारे उल्टे नहीं किए जा सकते, सीधे गुटके जो है वही सीधे गुटके ही लगते हैं। तो 3 जा चक्र में रिवर्सिबल नहीं किया जाता। अब आता है 4 जा चक्र। 4 जा चक्र में क्या होता है, जॉब को हम रिवर्सिबल कर सकते हैं। जब हम क्या करते हैं, जब हमें कोई बड़े डायमीटर साइज का जॉब बांधना होता है, छोटे डायमीटर का है तो 4 जा चक्र में आ जाता है, तो वो तो हम लोग बांध लेते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत बड़ा आता है जब जॉब को बनाने के लिए लेथ मशीन में, तो हम क्या करते हैं उन गुटकों को खोल देते हैं और उनको उल्टा करके बांध देते हैं। तो ये गुटके जो है ऐसे ऊपर बन जाते हैं, तो ये क्या है डायमीटर हमारा बढ़ जाता है और हम बड़े बड़े जॉबों की टर्निंग फेसिंग वगैरह कर सकते हैं। टेल स्टॉक हमें मालूम है, टेल स्टॉक क्या होता है हमने बताया ही अभी, ड्रिलिंग ऑपरेशन करना और ड्रिल वगैरह लगाना वो टेल स्टॉक में लगाते हैं। तो 4 जा चक्र में क्या करते हैं, हम चक्र में जॉब को रिवर्सिबल करते, जॉब को जो है रिवर्सिबल बांधते हैं। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग कौन सा फास्टनर है, फास्टनर कौन सा वेल्डिंग है। ठीक है। फास्टनर होता क्या है, जो हम लोग जो 2 पार्ट्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए जो माध्यम होता है उसे हम फास्टनर कहते हैं। ठीक। फास्टनर क्या होता है, सबसे पहले ये भी जानकारी होनी चाहिए, ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो फास्टनर क्या होता है। क्लियर हो गया कि 2 जो पार्ट्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए जो माध्यम हम लोग उपयोग में लाते हैं उस माध्यम को हम फास्टनर कहते हैं। अब ये आता है फास्टनर। अब फास्टनर होते कितने प्रकार, फास्टनिंग कितने प्रकार से की जाती है। फास्टनिंग 3 प्रकार से की जा सकती है। नंबर 1 एक अस्थायी फास्टनरिंग होती है, दूसरी अर्ध स्थायी फास्टनरिंग होती है और तीसरी स्थायी फास्टनिंग होती है। 3 प्रकार से फास्टनिंग की जा सकती है। अब ये पूछा वेल्डिंग कौन सा फास्टनर है, तो देखिए पहले स्थायी फास्टनर, अर्ध स्थायी, अस्थायी, उपरोक्त कोई नहीं। तो देखिए अस्थायी फास्टनर क्या होता है, अस्थायी फास्टनर वो होते हैं जिसमें जो आपका जॉब है और फास्टनर ये दोनों डैमेज ना हो और
सुरक्षित हम लोग जाग को आपस में क्लैंप कर लें, और जब हमें खोलने की आवश्यकता हो तो आपस में हम खोल भी दें, तो फिर हमारा न जॉब खराब हो और न फास्टनर खराब हो। ऐसे जो फास्टनर होते हैं वो आते हैं अस्थायी फास्टनर में। जैसे नट बोल्ट की सहायता से दो पार्ट्स को हम जोड़ेंगे, बोल्ट को लगाएंगे, नट से टाइट कर देंगे, और जब हमें उनको खोलना पड़ेगा नट से खोल लिया, बोल्ट को हटा दिया, तो ना हमारा फास्टनर खराब हुआ और ना नट बोल्ट खराब हुए। ठीक है। डावल पिन के द्वारा हम जाग को आपस में जोड़ देते हैं। जब आवश्यकता हुई कि जाग को खोलना है तो डावल को हमने खोल दिया, निकाल लिया, और क्या हुआ, दोनों पार्ट्स अलग हुए। तो अस्थायी फास्टनर में आते हैं कौन कौन से हमने बताया, जैसे डावल और नट बोल्ट, ये जिसमें पार्ट भी न खराब हो, जाब भी न खराब हो और फास्टनर भी खराब न हो, वो अस्थायी फास्टनर होते हैं। दूसरा आता अर्धस्थायी फास्टनर। अर्धस्थायी फास्टनर क्या होता है, जिसमें जाब खराब नहीं होता है लेकिन फास्टनर खराब या डैमेज हो जाते हैं। ठीक है ना। जैसे हम लोग मान लीजिए स्क्रू है ना, तो हमने बताया कि वेल्डिंग अर्धस्थायी में कौन सा होता है, जिसमें फास्टनर तो सेफ रहते हैं लेकिन जो जो जाब होते हैं वो सेफ होते हैं लेकिन फास्टनर खराब हो जाते हैं। जैसे रिवेटिंग है ना, सोल्डरिंग के द्वारा क्या करेंगे, अगर किसी जाब को हम टाका लगाते हैं तो जब हम जाब को निकालेंगे तो सोल्डर को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है। रिविट क्या है, रिविट को भी हमें डैमेज करना पड़ेगा, रिविट भी निकालने पड़ेंगे, तो रिविट हमारे खराब हो जाएंगे। ठीक। इसमें क्या है, पार्ट्स तो हमारा सुरक्षित रहा लेकिन फास्टनर खराब हो गए, तो वो आते हैं अर्धस्थायी फास्टनर में। तीसरा आता है स्थायी फास्टनर। स्थायी फास्टनर क्या होते हैं कि जिसमें जाब और फास्टनर दोनों आपके डैमेज हो जाते हैं। जैसे हमने मान लीजिए किसी दो पार्ट को वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा या हमने ब्लेजिंग के द्वारा दोनों जाबों को जोड़ा, लेकिन जब हमें जॉब निकालना हुआ तो हमें वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। उससे क्या होगा, वेल्डिंग टूटेगी और तुम्हारा जॉब जो है वो भी डैमेज होगा, है ना। या ब्रेजिंग के द्वारा हमने जॉब को जोड़ा तो ब्रेजिंग भी डैमेज हुई और आपका पार्ट जो है अर्थात जॉब जो है वो भी डैमेज होगा। फिर उसके बाद क्योंकि वेल्डिंग उसमें चिपक जाती है तो जॉब आपका खराब हो जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद वेल्डिंग पार्ट में ग्राइंडिंग करो, पार्ट को साफ करो, ये आप करना पड़ेगा, है ना, या मशीनिंग करके आपको फिर से जॉब को तैयार करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है कि स्थायी फास्टनर में आपका जॉब भी डैमेज हो जाता है और फास्टनर भी डैमेज हो जाता है। तो अब प्रश्न क्या था, वेल्डिंग कौन सा फास्टनर है, तो वेल्डिंग हमने बताया कौन सा फास्टनर है, स्थायी फास्टनर है ना, जिसमें हमारा जॉब और फास्टनर दोनों डैमेज हो जाए वो स्थायी फास्टनर कहलाते हैं, जैसे वेल्डिंग और ब्रेजिंग। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से बोल्ट के हेड नहीं होते, कौन से बोल्ट के हेड नहीं होते हैं। हेडलेस बोल्ट होते हैं, आई बोल्ट होते हैं, कि हुक बोल्ट होते हैं और रैग बोल्ट होते हैं। कि कौन से बोल्ट के हेड नहीं होते, कौन से बोल्ट में हेड नहीं लगे होते हैं, तो वो कौन सा बोल्ट है। ऑप्शन दे रखा है हेडलेस बोल्ट, दूसरा दे रखा है आई बोल्ट में हेड नहीं होता है, तीसरा दे रखा है हुक बोल्ट में हेड नहीं होता है और चौथा दे रखा है रैग बोल्ट। तो ये किसमें हेड नहीं होता, तो देखिए दे रखा है हेडलेस बोल्ट, माने जिसमें हेड ना हो, हेडलेस बोल्ट जो होते हैं उसमें हेड नहीं होते। तो ये आपका ऑप्शन क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीनों के पार्ट्स को जोड़ने वाले माध्यम को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है फास्टनर कहते हैं, दूसरा दे रखा है कि पैकिंग कहते हैं, तीसरा दे रखा है कि फोर्जिंग कहते हैं और चौथा दे रखा है मशीनिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मशीनों के पार्ट्स को जोड़ने वाले माध्यम को। अभी हम लोगों ने फास्टनर के बारे में चर्चा की कि फास्टनर के द्वारा क्या होता है कि दो पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है ना।
तो मशीनों के पार्ट्स के जोड़ने वाले माध्यम को फास्टनर कहते हैं। क्लियर? फास्टनर अभी बताया, नट बोल्ट, वेल्डिंग वगैरह, स्क्रू, है ना, सोल्डरिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग, ये सारी चीजें आपस में जोड़ती हैं दो पार्ट्स को, इसलिए उनको फास्टनर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्टनर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दे रखा है एक प्रकार का फास्टनर होता है, दूसरा दे रखा है दो प्रकार के फास्टनर होते हैं, तीसरा दे रखा है तीन प्रकार के फास्टनर होते हैं, और चौथा दे रखा है फास्टनर क्या चार प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा फास्टनर कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला अर्धस्थायी, दूसरा अस्थायी और तीसरा स्थायी। तीन प्रकार के फास्टनर होते हैं। तो फास्टनर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के फास्टनर होते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा फास्टनर अस्थायी है। पहला ऑप्शन क्या है? वेल्डिंग, दूसरा रिवेटिंग, तीसरा है नट बोल्ट और चौथा है फोल्डिंग। देखिए वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग भी हमारा फास्टनर है। कौन सा फास्टनर है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो स्थायी फास्टनर होते हैं, जिसमें हमारे पार्ट भी डैमेज हो जाते हैं और जो फास्टनर है वो भी डैमेज हो जाता है, वो हमारे होते हैं स्थायी फास्टनर, है ना। जैसे वेल्डिंग और ब्रेजिंग के द्वारा हम जो दो जाबों को जोड़ते हैं, जब हम दोनों जाबों को अलग करेंगे तो हमें वेल्डिंग भी काटनी पड़ेगी, फास्टनर कटेगा। दूसरा जॉब भी है वो भी डैमेज हो जाता है, क्योंकि वेल्डिंग के सारे निशान उसमें आते हैं, तो जॉब भी हमारा खराब हो जाता है। तो वो हो गया स्थायी फास्टनर। और इसमें पूछा अस्थायी फास्टनर। फिर आता है रिवेटिंग। रिवेटिंग में क्या होता है? रिवेट के द्वारा हम जाब को जोड़ते हैं तो जाब तो हमारा बचा रहता है, लेकिन क्या है, रिवेट जो है हमारा खराब हो जाता है। या सोल्डरिंग के द्वारा हम जाब को जोड़ते हैं तो जाब हमारा सेफ रहता है, क्योंकि सोल्डर क्या है? सोल्डर एक कच्चा टाका, कच्चा जो है वो टाका होता है ना, तो उस कच्चे टाकों को तो आराम से हम लोग खोल सकते हैं। वेल्डिंग मजबूत होती है, लेकिन क्या है, सोल्डर क्या है, वो पतले पतले सीटों वगैरह में लगाया जाता है, तो कच्चा टाका होता है, तो उसको तो हम खोल सकते हैं, उसमें जाब तो हमारा डैमेज नहीं होगा, लेकिन फास्टनर खराब हो जाएगा। तो वो कौन से कहलाते हैं? अस्थायी फास्टनर कहलाते हैं। नट बोल्ट, नट बोल्ट क्या होता है हमारा, रिवेटिंग क्या होता है? अर्धस्थायी हो गया, है ना, अर्धस्थायी, क्योंकि इसमें हमारा जाब सेफ रहा लेकिन फास्टनर खराब हो गए, तो ये हो गया अर्धस्थायी रिवेटिंग, है ना। रिवेटिंग और सोल्डरिंग ये अर्धस्थायी में आते हैं। तीसरा आया नट बोल्ट। नट बोल्ट क्या होता है? इसके द्वारा अगर हम दो माध्यमों को जोड़ते हैं तो नट बोल्ट के द्वारा जोड़ा, और जब हमें आवश्यकता पड़ी खोलने को तो हमने बोल्ट को हटाकर और जाब को हटा दिया, तो हमारा इसमें न नट बोल्ट खराब हुआ, ना फास्टनर खराब हुआ, और ना हमारा पार्ट खराब हुआ, अर्थात जाब खराब हुआ। तो वो कौन से हो गए? ये हो गए अस्थायी, ठीक है ना। और प्रश्न था कौन सा अस्थायी फास्टनर है? तो अस्थायी कौन सा है? जिसमें न जाब हमारा खराब हो और ना फास्टनर खराब हो, वो हमारे अस्थायी फास्टनर, अर्थात नट बोल्ट जो है वो हमारा अस्थायी फास्टनर हुआ। तो ये आज आपके सामने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, उनको रखा गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग खूब अभ्यास करते रहेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को लाएंगे, जिससे हमारा खूब अभ्यास होता रहे, परमानेंट अभ्यास करते रहें, जिससे हमारा जो एग्जाम के लिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफी बढ़ जाए, ठीक है ना। ओके, बाय।